मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। कॉगिटो एर्गो सम। डेकार्त ने ज्ञान को किसी परंपरा, किसी शास्त्र, किसी सत्ता के भरोसे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, यदि सत्य चाहिए तो पहले वह भूमि चाहिए जिस पर झूठ खड़ा ना हो सके। और उस भूमि को खोजने के लिए उन्होंने संदेह को विधि बनाया। एक ऐसा संदेह जो विनाश नहीं, निर्माण की शुरुआत है। रेने डेकार्त फ्रांस में उस समय जन्मे जब यूरोप बड़े परिवर्तनों से गुजर रहा था। पुरानी परंपराएं कमजोर हो रही थीं। गणित और भौतिक विज्ञान नया आत्मविश्वास पा रहे थे और सत्य की कसौटी धीरे धीरे धार्मिक अधिकारों से हटकर मानव बुद्धि पर टिक रही थी। डेकार्त ने इसी नई हवा में सांस ली। उन्होंने जेसुइट शिक्षा पाई, कठोर, तर्क प्रधान, परंतु भीतर से वे असंतुष्ट थे। वे कहते थे कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वह बहुत कम निश्चित है। उनका मन किसी ऐसी विधि की खोज कर रहा था जो भ्रम और अनुमान से मुक्त हो। ऐसी विधि जो गणित की तरह स्पष्ट हो और जिसके सहारे दर्शन भी एक सुनिश्चित विज्ञान बन सके। डेकार्त का जीवन केवल अध्ययन नहीं, यात्राओं और अनुभवों से भी बना। वे सैनिक जीवन से गुजरे, यूरोप में घूमे, अलग अलग विचारों और परंपराओं को देखा, पर अंततः वे एकांत की ओर लौटते गए, क्योंकि उनके काम का केंद्र बाहर की दुनिया नहीं, मन की स्पष्टता थी। उन्होंने बहुत समय नीदरलैंड में बिताया, जहाँ अपेक्षाकृत बौद्धिक स्वतंत्रता थी। बाद में स्वीडन की रानी क्रिस्टीना के निमंत्रण पर वे स्टॉकहोम गए और वहीं पर कठोर ठंड और सुबह सुबह के लेक्चर के दबाव में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और 1650 में उनकी मृत्यु हो गई। जीवन की यह विडंबना भी डेकार्त के दर्शन से मेल खाती है। वह व्यक्ति जो सबसे अधिक स्पष्टता खोजता रहा, अंत में प्रकृति की कठोरता के सामने झुक गया, परंतु उसकी स्पष्टता की खोज अमर हो गई। डेकार्त का जीवन दर्शन एक केंद्रीय आकांक्षा पर टिकता है, निश्चित ज्ञान। वे मानते थे कि यदि मनुष्य की बुद्धि सही विधि से काम करे तो वे ऐसे सत्य तक पहुंच सकते हैं जिस पर संदेह न किया जा सके। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने दर्शन की शुरुआत की। डेकार्त के विधि को हम लोग मेथोडिक डाउट कहते हैं। डेकार्त ने कहा, मैं उन सब बातों को अस्थायी रूप से झुठला दूंगा जिनमें जरा भी संदेह की संभावना है, और फिर देखूंगा कि क्या बचता है। यह संदेह किसी निराशावादी संदेहवादी की तरह नहीं, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जैसे सोने को आग में डालकर अशुद्धियां हटाई जाती हैं। यही उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी 1641 की आत्मा धड़कती है। 6 ध्यानों यानी 6 मेडिटेशंस में डेकार्त धीरे धीरे अपने संदेह को गहरा करते हैं। पहले वे इंद्रियों पर संदेह करते हैं, क्योंकि इंद्रियां कभी कभी धोखा देती हैं। फिर वे सपने पर तर्क उठाते हैं, कहीं हम अभी सपना तो नहीं देख रहे हैं। और फिर वे किसी दुष्ट प्रतिभा की कल्पना करते हैं, एक सर्वशक्तिमान सत्ता जो गणित और तर्क में भी हमें धोखा दे सकता है। इस चरम संदेह के बाद भी एक चीज बचती है, और वही डेकार्त का पहला सत्य बनता है। और वह यह कि मैं सोच रहा हूँ, और यदि मैं सोच रहा हूँ तो मैं हूँ, कम से कम एक सोचने वाले के रूप में। यही है कॉगिटो। डेकार्त इसे किसी तर्क का निष्कर्ष नहीं मानते, वे इसे एक प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि मानते हैं, ऐसी स्पष्टता जो संदेह के बीच भी चमकती है। कॉगिटो से डेकार्त स्पष्ट और भिन्न विचारों की कसौटी की ओर बढ़ते हैं। वे मानते हैं कि जो कुछ मन को स्पष्ट और भिन्न रूप से पकड़ में आता है वह सत्य होने की ओर एक मजबूत संकेत है। पर यहाँ एक कठिनाई आती है। यदि कोई सर्वशक्तिशाली सत्ता मुझे धोखा दे सकती है तो मैं अपने स्पष्ट विचारों पर कैसे भरोसा करूं? इसी जगह डेकार्त ईश्वर के अस्तित्व की ओर जाते हैं। उनके अनुसार हमारे भीतर अनंत का विचार है, और चूंकि हम अपूर्ण और सीमित हैं, इसलिए हम स्वयं अनंत का विचार उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए इस विचार का स्रोत कोई अनंत सत्ता अर्थात ईश्वर होना चाहिए। फिर वे कहते हैं ईश्वर पूर्ण है और पूर्ण सत्ता धोखा नहीं देती। इसलिए वे विचार जो स्पष्ट और भिन्न हैं
सत्य और विश्वसनीय हैं। देकार्त की दूसरी बड़ी देन है मन और शरीर का द्वैत, माइंड बॉडी डुअलिज्म। वे कहते हैं कि मैं एक सोचने वाली सत्ता हूँ और शरीर एक विस्तारित वस्तु जिसे मापा जा सकता है, जिसे यांत्रिक नियमों से समझा जा सकता है। मन का सार विचार है और शरीर का सार विस्तार। इन दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं, इसलिए वे अलग द्रव्य हैं तथा ये दोनों द्रव्य एक दूसरे से पीनियल ग्रंथि के माध्यम से जुड़े होते हैं। पीनियल ग्रंथि का विचार आज के विज्ञान में स्वीकार्य नहीं है, पर उनके समय में यह एक प्रयास था मन शरीर के मिलन को किसी बिंदु पर समझने का। देकार्त की यह द्वैत धारणा बाद के दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान में बहसों की बड़ी धुरी बनी, क्योंकि इसने मनुष्य को यांत्रिक शरीर और चेतन आत्मा के बीच बांट दिया और फिर उस पुल की खोज शुरू हुई जो दोनों को जोड़ सके। देकार्त का दर्शन केवल मेटाफिजिक्स नहीं था, वह विज्ञान की पद्धति भी है। उनकी प्रसिद्ध रचना डिस्कोर्सेस ऑन मेथड, जो 1637 में लिखी थी, में वे 4 नियम बताते हैं। पहला, केवल वही स्वीकार करो जो स्पष्ट हो। दूसरा, समस्या को भागों में बांटो। तीसरा, सरल से जटिल की ओर बढ़ो। और चौथा, हर कदम पर पुनः जांच करो। इसी ग्रंथ के साथ उनके वैज्ञानिक लेख भी जुड़े हुए हैं, जैसे जियोमेट्री, जहां उन्होंने विश्लेषणात्मक ज्यामिति की नींव रखी और गणित तथा ज्यामिति को एक दूसरे से जोड़ दिया। इसीलिए देकार्त को आधुनिक गणित और विज्ञान को दिशा देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में गिना जाता है। उनकी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी, जो 1644 में प्रकाशित हुई थी, उनके दर्शन का अधिक व्यवस्थित सार है, जहां वे भौतिक जगत को यांत्रिक नियमों से समझने की कोशिश करते हैं। रेने देकार्त की महानता यह है कि उन्होंने सत्य को बाहर की सत्ता से हटाकर भीतर की स्पष्टता में रखा, पर उनकी सीमा भी यही है कि उन्होंने भीतर और बाहर के बीच एक कठोर विभाजन बना दिया। फिर भी उनकी विरासत एक ऐसे प्रश्न के रूप में जीवित है जो आज भी हर गंभीर सोच के भीतर उठता है कि जो मैं जानता हूँ, क्या वह सचमुच निश्चित है? देकार्त हमें यह सिखाते हैं कि बिना प्रश्न किए विश्वास करना आसान है, परंतु इससे सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। सत्य तक पहुंचने के लिए संदेह करना और प्रश्न करना जरूरी है। रेने देकार्त हमें बताते हैं कि दर्शन का पहला साहस बाहर की दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि अपने ही विश्वासों की जांच करना है। और इस कठोर संदेह की जांच से जो बच जाए, वही सत्य होने के अधिक करीब है।